वंदे मातरम। कक्षा षष्ठी विषय हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन कक्षा षष्ठी की आदर्श व्याकरण के अंदर पाठ 3 वर्ण विचार 2, इसके अंदर अपन पढ़ रहे थे वर्णोच्चारण स्थान। आज अपन इससे आगे पढ़ेंगे मात्राएं। कोई भी व्यंजन तब तक अपूर्ण ही रहता है जब तक कि उसमें स्वर का योग नहीं हो जाता। व्यंजन की पूर्णता उसमें स्वर के मिलने से संभव होती है। जब कोई स्वर व्यंजन में मिल जाता है तब उसका प्रकट स्वरूप अर्थात आकृति लुप्त हो जाती है। शेष रहता है केवल उसका संक्षिप्त रूप। यही स्वरूप इस स्वर की मात्रा कहलाती है। जैसे स्वर ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर की मात्रा इस तालिका के अंदर दी गई है। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ये सब इस तालिका के अंदर दी गई है। तो स्वर रहित व्यंजन का दिया हुआ है। अब इसके साथ में स्वर युक्त व्यंजन, यानी जो स्वर रहित व्यंजन के था उसके साथ में स्वर युक्त व्यंजन यानी ए मिलने से क, आ की मात्रा लगने से का, ई की लगने से की, ई की लगने से की, ऊ की लगने से कू, ऊ की मात्रा लगने से कू, री की मात्रा लगने से क्री, ए की लगने से के, आई की लगने से कई और ओ की लगने से को, औ की मात्रा लगने से कौ। इस तालिका को देखने से पता चलता है कि स्वर का व्यंजन में लोप होने पर उसका प्रकट रूप केवल मात्रा के रूप में ही रहता है। ए का किसी व्यंजन में विलय होने पर संबंधित व्यंजन पूर्ण हो जाता है, किंतु ए का कोई प्रकट रूप दिखाई नहीं देता। ह्रस्व और दीर्घ मात्राएं। सरल और बोलचाल की भाषा में हम जिन्हें छोटी और बड़ी मात्राएं कहते हैं वे ही क्रमशः ह्रस्व और दीर्घ मात्राएं हैं। किसी मात्रा के उच्चारण में जो न्यूनतम समय लगता है उसे एक मात्रा समय कहते हैं। यही न्यूनतम समय लगने वाली मात्रा ह्रस्व है। जिस मात्रा के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगुना समय लगता है उसे दो मात्रा समय कहते हैं। यही दीर्घ मात्रा या गुरु मात्रा है। ह्रस्व मात्राएं। स्वर ए, ई, ऊ, री। स्वर विहीन व्यंजन च और स्वर युक्त व्यंजन च, ची, चू, त्री। इसी प्रकार दीर्घ मात्राएं स्वर आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर की मात्राएं दी हुई है इस तालिका के अंदर। स्वर विहीन व्यंजन श, स्वर युक्त व्यंजन शा, शी, शू, शे, शै, शो, शौ। प्लुप्त
जब किसी मात्रा के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा तिगुना समय लगता है तो उसे प्लुप्त कहते हैं। इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता, किंतु ओम का उच्चारण नियम से बना लिखित स्वरूप ओम प्राय पढ़ने को मिल जाता है। प्लुप्त का प्रकट रूप संबंधित स्वर के अर्थात उसकी मात्रा के आगे 3 लिख कर दर्शाया जाता है। स्मरणीय यानी अपने को याद रहे ऐसी कुछ बातें हैं इसमें। ह्रस्व मात्राओं के उच्चारण में जो समय लगता है वह न्यूनतम समय होता है, उसे एक मात्रा समय कहते हैं। दीर्घ मात्राओं के उच्चारण में ह्रस्व मात्राओं की अपेक्षा दुगुना समय लगता है। प्लुप्त मात्राओं के उच्चारण में 3 मात्रा समय अर्थात ह्रस्व की अपेक्षा तिगुना समय लगता है। यदि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त के इस नियम को ध्यान में रखते हुए मात्राओं के उच्चारण का अभ्यास आप ठीक प्रकार कर लेंगे तो छोटी बड़ी मात्राओं की त्रुटियां आप नहीं करेंगे। आइए अपन इस पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, उचित या अनुचित लिखिए। पहला है, री कै ख घ कंठय वर्ण है, तो इसमें री कंठय वर्ण नहीं है, ये मूर्धन्य है, इस कारण से ये अनुचित है। दूसरा है, अर्धानुस्वार और अनुस्वार नासिक्य हैं, ये बिल्कुल उचित है। तीसरा है, ओ तथा औ कंठोष्ठ्य वर्ण है, ये भी बिल्कुल उचित है। तय वर्ग के सभी वर्ण तालव्य है, तो ये अनुचित है। तय वर्ण के सभी वर्ण दंत्य होते हैं, इस कारण से ये अनुचित है। प्रश्न 2 है, शुद्ध लेखन के लिए शुद्ध उच्चारण आवश्यक है, क्यों? उच्चारण शुद्ध हुआ तो लेखन भी शुद्ध हो सकेगा। अशुद्ध उच्चारण के आधार पर शुद्ध लेखन प्राय असंभव ही होता है। इस कारण से शुद्ध लेखन के लिए शुद्ध उच्चारण आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 3 है, वर्णोच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? तो वर्णोच्चारण स्थान है कंठय, तालव्य, मूर्धन्य, दंतय, ओष्ठ्य, नासिक्य, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, कंठ नासिक्य, तालुनासिक्य, मूर्धानासिक्य, दंत नासिक्य और ओष्ठ नासिक्य। प्रश्न 4, मात्रा किसे कहते हैं? उत्तर है इसका, मात्राएं कोई भी व्यंजन तब तक अपूर्ण ही रहता है जब तक कि उसमें स्वर का योग नहीं हो जाता। व्यंजन की पूर्णता उसमें स्वर के मिलने से संभव होती है। जब कोई स्वर व्यंजन में मिल जाता है तब उसका प्रकट स्वरूप अर्थात आकृति लुप्त हो जाती है, शेष रहता है केवल उसका संक्षिप्त रूप। यही स्वरूप इस स्वर की मात्रा कहलाती है। प्रश्न 5, ह्रस्व और दीर्घ मात्रा में क्या अंतर होता है? इसका उत्तर है, सरल और बोलचाल की भाषा में हम जिन्हें छोटी और बड़ी मात्राएं कहते हैं वे ही क्रमशः ह्रस्व और दीर्घ मात्राएं हैं। किसी मात्रा के उच्चारण में जो न्यूनतम समय लगता है उसे एक मात्रा समय कहते हैं।
यही न्यूनतम समय लगने वाली मात्रा ह्रस्व है। जिस मात्रा के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगुना समय लगता है उसे दो मात्रा समय कहते हैं। यही दीर्घ या गुरु मात्रा है। प्रश्न 6 है, प्लुप्त मात्रा क्या है? इसका कोई एक उदाहरण लिखिए। जब किसी मात्रा के उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा तिगुना समय लगता है उसे प्लुप्त कहते हैं। इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता, किंतु ओम का उच्चारण नियम से बना लिखित स्वरूप ओ 3 में प्राय पढ़ने को मिल जाता है। प्लुप्त का प्रकट स्वरूप संबंधित स्वर के अर्थात उसकी मात्रा के आगे 3 लिखकर दर्शाया जाता है। धन्यवाद। अपन ने पाठ नंबर 3 वर्णोच्चारण स्थान भिन्नता ये पढ़ा और इसके ये प्रश्न उत्तर किए। जय हिंद, जय भारत।